प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की परिस्थितियाँ। विद्यार्थियों, जिस देश का जैसा समाज होगा उसका साहित्य भी वैसा ही होगा, क्योंकि साहित्य समाज को और समाज साहित्य को प्रभावित करते हैं। समाज की परिस्थितियों में यदि परिवर्तन होता है तो साहित्य में भी परिवर्तन होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा साहित्य के आदिकाल का समय 1050 से संवत 1375 तक निर्धारित किया गया है। अतः आदिकालीन हिंदी साहित्य के जन्म और विकास की कहानी भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियों की रोचक और रोमांचक कहानी है। आदिकाल के साहित्य को जानने से पूर्व उसकी तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करना जरूरी है। आइए जानते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल का समय संवत 1050 से संवत 1375 तक निर्धारित किया गया है। ये काल राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, विशृंखलता, गृह कलह तथा पराजय का युग था। विदेशी आक्रमणकारियों के प्रवाह और भारतीय सामंतों की पारस्परिक वैमनस्य की भावना ने भारतीय जनता को संत्रस्त और उदासीन बना दिया था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तरी भारत में केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया और राजसत्ता बिखर गई। समूचा उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इधर अरब में नवोदित इस्लाम धर्म ने दूर दूर तक प्रचार और प्रसार के प्रयत्न आरंभ कर दिए। भारत में मुसलमानों का प्रवेश सिंध से हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मुसलमानों की विशाल सेना ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। इस युग में स्थानीय राजाओं ने राजा दाहिर की सहायता नहीं की, फलतः उसे पराजित होना पड़ा। 9वीं शताब्दी तक मुसलमानों ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि पश्चिमोत्तर सीमाओं पर शक्तिशाली राजा अभी भी विद्यमान थे। 10वीं शताब्दी में गजनी के राज्य पर महमूद गजनवी बैठा। उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। वह पंजाब, कांगड़ा, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर और कालिंजर को लूटकर वापस गजनी पहुंचा। उसके बाद सौराष्ट्र के सोमनाथ के मंदिरों को लूटकर वहां की अपार धन राशि पर अपने साथ वो ले गया। उसका एकमात्र लक्ष्य था भारत की अपार धनराशि लूटकर गजनी ले जाना। 11वीं-12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज में गढ़वालों के शक्तिशाली राजपूत राज्य थे, परंतु इसमें परस्पर एकता का अभाव था। गजनी में तुर्कों का प्रभुत्व समाप्त करके शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अपना राज्य स्थापित किया। तत्पश्चात उसने भारत विजय का निश्चय लिया। अनेक बार पराजित होने के पश्चात उसने पहले पृथ्वीराज चौहान को और बाद में जयचंद को हराकर भारत में अपने राज्य की स्थापना की। राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण उनकी आपसी फूट थी, अन्यथा उनमें व्यक्तिगत वीरता की कमी नहीं थी। इस प्रकार आदिकाल में भारत की राजनीतिक स्थिति गृह कलह से युक्त थी। राजनीतिक परिस्थितियों के विवेचन से मालूम होता है कि स्थानीय हिंदू राजाओं में वीरता थी। वे अपना राज्य भी फैलाना चाहते थे, परंतु वे अपने पड़ोसी राज्य के प्रति उदासीन रहते थे। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी और वे अपने 25-50 गांवों को ही राष्ट्र समझते थे। यही कारण है कि व्यक्तिक वीरता एवं शौर्य के बावजूद उन्हें पराजित होना पड़ा।
उस समय सामंतवाद का बोलबाला था। ऐसे सामंतों के दरबारों में रहने वाले आश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने में व्यस्त थे। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से आदिकाल पराजय और पतन का काल कहा जा सकता है। आइए ध्यान दें सामाजिक परिस्थितियों पर। राजनीतिक परिस्थितियों की तरह इस युग में सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। समूचा हिंदू समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बंट गया था। वर्ण व्यवस्था में और अधिक कट्टरता आने लगी थी। छुआछूत के नियम कड़े होते चले जा रहे थे। समूचा समाज रूढ़ियों का शिकार बन गया था। ये युग सामंती वीरता और वंश कुलीनता का था। अपनी वीरता और बलिदान भावना को प्रदर्शित करने के लिए राजपूत परस्पर युद्ध करते रहते थे। राजपूत नारियां भी राजपूत पुरुषों से किसी प्रकार से पीछे नहीं थीं। जौहर उनके आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक था। स्वयंवर इस युग की एक सामाजिक विशेषता थी, परंतु कभी कभी यही स्वयंवर युद्ध के भी कारण बन जाया करते थे। राजपूत भले ही दृढ़ प्रतिज्ञ और वीर थे, परंतु कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी नहीं थे। वे वंश गौरव की भावना को लेकर गृह कलह में ही उलझे रहते थे। उनमें भोग विलास की प्रति आसक्ति अधिक थी। राजाओं और सामंतों में बहुपत्नी की प्रथा थी। नारी भोग विलास की सामग्री समझी जाती थी। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति के अनुसार जनसामान्य का मनोबल भी गिर चुका था। तत्कालीन हिंदी साहित्य में इस सामाजिक अवस्था का चित्र पूर्ण रूपेण उपलब्ध होता है। शासक और शासित के बीच बहुत बड़ी खाई बन चुकी थी। राजा लोगों के कल्याण के प्रति बिल्कुल चिंतित नहीं थे। वे अपने सुख और समृद्धि में व्यस्त रहते थे या परस्पर युद्धों में ही व्यस्त रहते थे। बेचारी प्रजा अपनी सुरक्षा और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी हुई थी। राजपूतों के आपसी संघर्ष, जनता की उदासीनता तथा आत्मरक्षा की चिंता के कारण मुट्ठी भर विदेशियों ने समूचे भारत को पराजित करके गुलाम बना लिया। आइए ध्यान दें धार्मिक परिस्थितियों पर। इस युग में वैदिक और पौराणिक धर्म के समान बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक रूप को छोड़ चुके थे। शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म भी जंत्र मंत्र तथा तंत्र की सिद्धियों के चक्र में फंस गया। बौद्ध धर्म वज्रयान, सहजयान, महायान और मंत्रयान आदि अनेक शाखाओं में बंट गया। ये सब अपने आदर्श रूप को त्याग चुके थे और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गुप्त साधनाओं में जुटे हुए थे। विशेषकर ये लोग निम्न वर्ग की नारियों के साथ भोगरत थे। आचारहीनता और चमत्कार प्रदर्शन को अपनाकर ये लोग जनता को ठगने में लगे हुए थे। बौद्धों के अतिरिक्त वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पशुपात, कालमुख, कापालिक आदि संप्रदाय भी बौद्धों का अनुकरण करके सिद्धियों में जुट गए। शाक्तों में आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललितादि की प्रार्थना होने लगी थी। जैन संप्रदाय में इस प्रकार के तांत्रिक वामाचार का प्रचार बढ़ने लगा था। इस प्रकार से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस वामाचारियों के चंगुल में फंस गया था। पहले तो नाथ योगी भी वज्रयानियों की तांत्रिक उपासना का अनुकरण करने लगे थे, परंतु गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय में योग की प्रतिष्ठा स्थापित की तथा संयम और सदाचार का प्रतिपादन किया। परंतु तत्कालीन राजपूतों में भी ब्राह्मणों और पुरोहितों का मान उस वक्त बना हुआ था। शंकर, रामानुज,
निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार तो इस युग में ही किया, परंतु उनका अनुकरण आगे चलकर भक्ति काल में हुआ। दूसरी ओर हिंदुओं में आचार, विचार, व्रत, पूजा आदि की पुरातन पद्धति अभी भी चल रही थी। इसी प्रकार इस काल में मुस्लिम धर्म का आगमन तो भारतवर्ष में हो गया था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार बाद में हुआ। इस प्रकार आदिकालीन युग की सामाजिक परिस्थितियां भी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की तरह दूषित थीं। आइए ध्यान दें सांस्कृतिक परिस्थितियों पर। आदिकाल को हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का युग कहा जा सकता है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी। संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण आदि कलाएं पूर्ण विकसित अवस्था में थीं, परंतु ये सभी कलाएं धर्माश्रित थीं। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ, बेल्लोर, कांची, तंजौर, आबू के भव्य मंदिर इसी काल की अद्भुत विभूतियां थीं। अरब इतिहासकार अल-बेरूनी और आक्रमणकारी महमूद गजनवी भी इस मंदिरों की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। यद्यपि अरब और फारस में बहुत पहले सूफी मत का जन्म हो चुका था, परंतु उसके उदार स्वरूप का प्रवेश अभी तक भारत में नहीं हुआ था। इसका परिणाम ये हुआ कि आक्रांताओं के साथ आई मुस्लिम संस्कृति और भारतीय संस्कृति में परस्पर संशय और संदेह का वातावरण बना हुआ था। फिर भी धीरे धीरे हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी। विशेषकर भारत के उत्सवों, पर्वों, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा था। एक विद्वान आलोचक के शब्दों में इस प्रकार आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्ष प्राप्त निजी परंपरा के ह्रास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। आइए ध्यान दें साहित्यिक परिस्थितियों पर। आदिकाल में साहित्य निर्माण की 3 धाराएं प्रवाहित थीं। संस्कृत साहित्य, दूसरा प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य, तीसरा हिंदी साहित्य। संस्कृत में ज्योतिष, दर्शन और स्मृति ग्रंथों पर टीकाएं भीतरी कलहों और बाह्य संघर्षों के बावजूद लिखी जाती रही। संस्कृत नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में अब केवल पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार चमत्कार पर बल दिया जाने लगा। 12वीं शताब्दी में लिखित नैषध चरित इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। धारा नगरी का शासक भोज स्वयं प्रकांड पंडित था। उसके यहाँ अनेक कवि और आचार्य आश्रित थे। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश भोज की अमर कृतियां हैं। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भभूति, श्रीहर्ष, जयदेव आदि इसी काल की महान विभूतियां हैं। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखकर संस्कृत साहित्य को एक नई दिशा दी। प्राकृत एवं अपभ्रंश के अंतर्गत भी प्रभूत साहित्य का निर्माण हुआ। जैन कवियों ने संस्कृत के पुराणों को नवीन रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी प्रकार सिद्धों ने अपभ्रंश और हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नाथों ने संयम और सदाचार का जो महत्व है उस पर प्रकाश डाला। विद्यापति ने लौकिक, श्रृंगार प्रधान तथा प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखी।